नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इज़राइल के बारे में बहुत सारे भ्रम बने हुए हैं। ख़ास तौर पर भारत में ऐसे बहुत सारे इज़राइल प्रेमी लोग हैं जिन्हें लगता है कि इज़राइल इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी देश को पराजित कर सकता है। पूरे जो मध्य पूर्व के देश हैं, अरब ममालिक हैं या ईरान हैं, उनसे वो अपने दम पर मुकाबला कर सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये एक कल्पना है या इसमें कोई हकीकत भी है? क्या इज़राइल सचमुच में इतना ताकतवर हो गया है, उसके पास इतनी सुरक्षा प्रणाली है कि अगर अमेरिका आज कहे कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं तो वो इन सब देशों का मुकाबला कर लेगा? ये सवाल अब इसलिए भी उठ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील हुई और उसको बिगाड़ने के लिए, उसको सैबोटाज करने के लिए इज़राइल ने कोशिशें की लेबनान पर हमले करके, उसके बाद से ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या इज़राइल को अपने आप में इतना आत्मविश्वास है कि उसकी हरकतों से अगर अमेरिका नाराज़ होकर अपने हाथ पीछे खींच ले तब भी वो इस लड़ाई को जारी रखेगा, तब भी वो अपने ग्रेटर इज़राइल के प्रोजेक्ट को कायम रखेगा, गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में मनमानियाँ करता रहेगा? क्या उसे ये खुशफहमी है या सचमुच में उसके अंदर आत्मविश्वास है? तो सवाल दोनों तरफ से है। एक, जो परसेप्शन इज़राइल के बारे में भारत में या कई और मुल्कों में बना हुआ है। दूसरा परसेप्शन ये कि इज़राइल के अपनी लीडरशिप को, अपनी क्षमताओं को लेकर कोई गुमान है, कोई खुशफहमी है। तो आइए इसको ज़रा देखते हैं कि ये मामला असल में है क्या। अगर इज़राइल से अमेरिका हाथ खींच ले तो वो क्या कर सकता है, कितने दिन जंग में टिका रह पाएगा। और हम केवल ये मान के चलते हैं कि चलिए बाकी देश इज़राइल से नहीं लड़ रहे हैं, केवल ईरान लड़ रहा है और उसके प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। तो इस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिकी सैन्य पर कितनी निर्भरता है इज़राइल की। अमेरिका की सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल वो किस पैमाने पर कर रहा है और अमेरिका उसको किस किस तरह से मदद कर रहा है, पहले थोड़ा सा इसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो 1948 में जब इज़राइल बना था तब से आज तक 130 बिलियन डॉलर की मदद अमेरिका इज़राइल को दे चुका है। यानी आज तो उसकी 90 लाख की आबादी है, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है। 1948 में कितनी रही होगी? 10, 12, 15 लाख रही होगी। बाद में आकर बसते रहे हैं यहूदी वहाँ पर। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है। 2019 से लगभग 4 बिलियन डॉलर की मदद अमेरिका लगातार दे रहा है। और 2023 में जब अक्टूबर में हमास ने अटैक किया था, उसके बाद से अभी तक 22 बिलियन डॉलर की मदद अमेरिका इज़राइल को दे चुका है। तो ये तो अभी तक आर्थिक मदद की बात हो गई थी। अब ये देखते हैं कि जो सैन्य निर्भरता है इज़राइल की, वो इज़राइल पर अमेरिका पर कितनी निर्भर है। जो इज़राइली सेना है, उसकी सुरक्षा तंत्र है, वो कितना अमेरिका पर निर्भर है। तो सबसे पहले वायुसेना को लेते हैं। जो इज़राइली वायुसेना है उसका पूरा का पूरा बेड़ा अमेरिकी है। 75 F-15, 196 F-16, 39 F-35 अपेची हेलीकॉप्टर, ये सारे के सारे अमेरिकी हैं। यहाँ तक कि ईंधन भरने वाले विमान KC-46 पेगासस भी अमेरिका का है। और सारे स्पेयर पार्ट्स, इंजन, राडार सब अमेरिकी हैं। आप अंदाज़ लगा लीजिए कि इज़राइली एयरफोर्स की जो ताकत है, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है, वो पूरी की पूरी अमेरिकी है। अगर वो अमेरिका विड्रॉ कर ले तो इज़राइल का हाल क्या होगा। फिर गोला बारूद को लेते हैं। तो जितने भी गोला बारूद से संबंधित चीज़ें हैं वो भी अमेरिकी हैं, चाहे JDAM किट हो, स्मॉल डायमीटर बम्स हो, BLU-109 बंकर बस्टर्स हो, या GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे भारी बम, ये तमाम चीज़ें अमेरिकी हैं।
फिर आयरन डोम पर आते हैं, जिसकी चर्चा बहुत होती है कि आयरन डोम सबसे आधुनिक और सबसे सुरक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस आयरन डोम को इजराइल ने केवल डिज़ाइन किया है, वो भी जॉइंट वेंचर में RTX रेथियन के साथ, अकेले नहीं। और इसमें जो तामीर मिसाइलें लगी हैं वो अमेरिकी कंपोनेंट वाली हैं। डेविड्स स्लिंग भी अमेरिकी है। और इसके अलावा जब भी इजराइल को ज़रूरत पड़ी है तो अमेरिका ने अपनी पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम भी उसको भेजा है, और अभी ईरान के खिलाफ जंग में उसका इस्तेमाल इजराइल करता रहा है। और जहाँ तक ज़मीनी लड़ाई का मामला है तो जो मरकावा टैंक है वो भी अमेरिकी इंजन से चलने वाला है। केवल 2 क्षेत्रों में थोड़ा सा स्वतंत्र है। न्यूक्लियर डिटरेंट माना जाता है कि इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। जेरिको मिसाइल्स हैं जो इंडिजिनस हैं। डॉल्फिन क्लास जो पनडुब्बियाँ हैं, डॉल्फिन पनडुब्बियाँ, वो भी उसकी अपनी नहीं है, वो जर्मनी से ली हुई है, मान लीजिए उसकी अपनी है। तो ये स्थिति है कि इतनी डिपेंडेंस है इजराइल की अमेरिका पर। अब अगर इसको हम आगे बढ़कर देखें कि अगर ये सिलसिला रहता है, ये स्थिति है और जंग छिड़ जाती है जिसमें अमेरिका इजराइल की मदद करने से इनकार कर देता है, तब क्या होगा? यानी सीधे इजराइल और ईरान के खिलाफ लड़ाई होती है। ईरान, हिजबुल्ला, यूती, हमास, सीरिया के कुछ मिलिशिया, ये सब अगर इजराइल पर अटैक कर दें तो क्या होगा? अगर ये जंग 7 से 14 दिन तक चलती है तो किसी तरह से इजराइल अपनी लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन 7 से 14 दिन में एक बात और ध्यान रखिए कि अमेरिका केवल हथियार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयरफोर्स विड्रॉ नहीं करेगा। अगर उसने इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी बंद कर दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद कर दी, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। उस सूरत में इजराइल को ना तो सही जानकारियां मिलेगी और ना ही प्रिसिशन स्ट्राइक्स वो कर पाएगा। एयर सुपीरियरिटी चली जाएगी। साइबर कैपेबिलिटीज़ ज़रूर उसकी अच्छी हैं, उसका इस्तेमाल वो कर पाएगा। लेकिन अगर हिजबुल्ला ढेर सारे रॉकेट्स एक साथ फेंकता है तो आयरन डोम उनमें से 70-80% ही रोक पाएगा, बाकी आबादी में गिरेंगे और उसका नुकसान होगा। ईरान के डायरेक्ट मिसाइल ड्रोन हमलों का मुकाबला एक हद तक संभव है, लेकिन जब इंसेप्टर्स खत्म होने लगेंगे तब इजराइल क्या करेगा? तो इजराइल के लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो 1 हफ्ते 10-12 दिन की जंग चले तो इजराइल ठीक है, ठीक ठाक लड़ सकता है। लेकिन जैसे ही ये उसके आगे जाती है, 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में जाती है, तो उसका जो गोला बारूद का स्टॉक है, इंटरसेप्टर्स हैं, वो सारे ख़त्म होने लगेंगे। एयरफोर्स की जो उड़ानें हैं उसको घटाना पड़ेगा। और हिजबुल्ला के जो जैसे प्रॉक्सी जो ईरान के संगठन हैं, वो उनके अटैक से पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारी दबाव में आ जाएगा और उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। निष्कर्ष ये है इसका कि इजराइल रक्षात्मक रूप से इस दौर में टिक तो सकता है, लेकिन ऑफेंसिव उसका बहुत सीमित हो जाएगा। और युद्ध लंबा खिंचा तो जो आर्थिक बोझ उसके ऊपर पड़ेगा वो उसके लिए अझेल हो जाएगा। और अगर 1 महीने से ज़्यादा युद्ध छिड़ गया तब तो फिर इजराइल का अपना वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद इजराइल के पास लड़ने के लिए न लोग बचेंगे बहुत, क्योंकि सीमित जनसंख्या वाला देश है, सीमित उसकी सेना है। ठीक है कि वहाँ हर एक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, लेकिन युद्ध फुल फ्लेजेड लड़ने के लिए कितनी आबादी तैयार होगी ये देखना होगा। तो अगर 1 महीने से ज़्यादा की जंग चलती है तो फिर इजराइल में ईरानी सेना घुस सकती है, हिजबुल्ला घुस सकता है
और भी सीरिया से भी घुसपैठ हो सकती है, जॉर्डन से भी हो सकती है, तो इजराइल का अपना वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि ये सारा हम काल्पनिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल को छोड़ेगा इसकी बात कोई दूर दूर तक भी नहीं सोचता है। आज अमेरिका में जनमत इजराइल के खिलाफ हो चुका है, बहुत बड़ा जनमत खिलाफ हो चुका है। यहूदी लॉबी उसको बदलने की कोशिश में लगी हुई है और उसका जो नियंत्रण है वो अमेरिकी प्रशासन पर भी है और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी है। लेकिन अगर जनमत खिलाफ होता गया तो वो भी काम नहीं आएगा। उस सूरत में अमेरिकी शासन प्रशासन अगर इजराइल बात नहीं मानता है, जिद पकड़ लेता है, अड़ियल रुख अख्तियार करता है, मनमानी करता है, गुंडागर्दी करता है, आतंकवादियों जैसी हरकत करता है जो करता रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो विड्रॉ कर ले और उस सूरत में इजराइल का अस्तित्व खत्म हो सकता है, इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। लेकिन उस सूरत में इजराइल के पास एक आखिरी अस्त्र है, शस्त्र है, और वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। उस थ्रेशहोल्ड पर पहुंचते ही क्या इजराइल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर नौबत वहाँ तक जाती है तो एक भयानक स्थिति पूरे मध्य पूर्व में पैदा हो जाएगी। अगर वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए और इजराइल को समझाया जा सके, इजराइल बना भी रहे और फ़िलिस्तीनी राष्ट्र भी बने और जंग की जो हालात बन रहे हैं या बिगड़ते हैं उनको बिगड़ने ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।